नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल का यह 11वां पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने जो एशिया महाद्वीप है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और एशिया महाद्वीप के जो उच्चावच हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप के उच्चावचों में जो पहला हमने पढ़ा उत्तर की निम्न भूमि, उसके बाद मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार, दो बिंदु हमारे हो चुके हैं। एशिया के उच्चावच, पहला उत्तरी निम्न भूमि, उसके बाद हमने पढ़ा मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। उत्तरी निम्न भूमि और मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी उत्तर की निम्न भूमि और मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। इसके बाद जो अगला आता है नंबर 3, वह है मैदान, यानी मैदानी प्रदेश। और जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा भी था विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं, उनसे नदियों के उद्गम के कारण विभिन्न मैदानों का निर्माण हुआ है। नदियों के मैदान, तो जैसा कि हमने देखा विभिन्न पर्वत श्रेणियां, यानी पामीर की घाट से उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर विभिन्न पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। उन पर्वत श्रेणियों से विभिन्न नदियों का उद्गम भी हुआ है। और वो नदियां क्या है, मैदानी क्षेत्र, जो पर्वतपदीय क्षेत्र हैं उनमें उतरती हैं, तो जो अपने साथ मलबा होता है उसका धीरे धीरे क्या करती हैं, निक्षेपण करती हैं। उस निक्षेपण या जो मलबा निक्षेप होता है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ कहा जाता है। और उसी जलोढ़ के जमाव से क्या बनते हैं, मैदान। और नदियों के जो मैदान हैं उनमें क्या है, प्राचीन काल में अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, यानी इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। फिर आगे इससे चले जाएं तो चीन में भी हांगो नदी जो है पूर्वी एशिया में, तो वहां पर भी सभ्यता का विकास हुआ। तो इस प्रकार से क्या है, नदियों के जो मैदानी भाग हैं वो सभ्यताओं का पालना उनको कहा जा सकता है, सभ्यताओं का उद्गम स्थल उनको कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने इस क्रम में पढ़ा था दजला फरात का मैदान। पहला जो हमने पढ़ा नदियों के मैदान में दजला फरात का मैदान। जैसा कि हमने पढ़ा, जो अर्मेनिया का पठार वाला क्षेत्र है वहां से क्या है, अरारात पर्वत से क्या है, दजला और फरात नदियां जो है वो निकलती हैं। टिग्रिस और अराफात जो है वो फरात नदियां जो है, एफ्रोट्स जिसको कहा जाता है, तो वो दोनों नदियां यहाँ से निकलती हैं। निकल करके कहाँ गिरती हैं, फारस की खाड़ी में। ये दोनों जिस स्थान पर आपस में मिल जाती हैं, यानी दोनों नदियां फारस की खाड़ी में गिरने से पहले क्या है, आपस में मिल जाती हैं। जब आपस में मिलती हैं तो सत अल अरब के नाम से इनको जाना जाता है। इनके बीच का, यानी दो आप जहां पर दो जलीय क्षेत्र, जो जल राशियां यानी दो नदियां आपस में आकर के मिल रही हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब। उनके दोआब में जिस मैदान का निर्माण हुआ है उस मैदान को क्या कहा जाता है, दजला फरात का मैदान उसको कहा जाता है। अब दजला फरात का मैदान में जो है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, मेसोपोटामिया। और यहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी विकास हुआ, इस बारे में हमने जाना। और ये जो क्या है, ये जो भाग है
ये दक्षिण पश्चिमी एशिया का जो मरुस्थलीय भाग है उसका ही क्या था, हिस्सा है, लेकिन नदियों के द्वारा सिंचाई जो के लिए जल जो उपलब्ध हो जाता है उसकी वजह से ये क्या है, एक सिंचित क्षेत्र में, एक कृषि क्षेत्र में बदल गया, मैदानी क्षेत्र में बदल गया। तो इस प्रकार जो पहला मैदान था वो क्या है, कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है, और जिसका नाम क्या है, दजला फरात का मैदान। अब देखते हैं हम दूसरा जो मैदान है उसके बारे में। नंबर 2, सिंधु गंगा का मैदान। अब सिंधु गंगा का मैदान, इसका विस्तार आपको पता है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में है। इसका विस्तार कहां पर है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में, यानी ये जो क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप का, इस क्षेत्र में क्या फैला हुआ है, सिंधु गंगा का मैदान फैला हुआ है। सिंधु गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार कौन कौन से देशों में पाया जाता है, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। अब जैसे दो नाम जुड़े हुए हैं, सिंधु एवं गंगा। पाकिस्तान में मुख्यतः जो सिंधु का मैदान है, सिंधु नदी का जो मैदान है, वो पूरा का पूरा अधिकांश भाग जो उसका है वो कौन से देश में है, पाकिस्तान में। यानी सिंधु द्वारा निर्मित मैदान जो है वो अधिकांशतः कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में। इस मैदान का जो उत्तरी भाग है, सिंधु गंगा के उत्तरी भाग में क्या है, हिमालय पर्वत। तो इसका जो उत्तरी भाग है उसमें हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय पर्वत का विस्तार इस मैदान के उत्तरी भाग में पाया जाता है। दक्षिणी भाग में जैसे जानते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, इधर मरुस्थली भाग आ जाते हैं, और आगे जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र आ जाता है। इससे आगे ब्रह्मपुत्र नदी का जो विस्तार है वह आ जाता है। तो इस तरह से इसका विस्तार भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके उत्तरी भाग में, और इसका विस्तार जो सिंधु का जो मैदान है वो ज्यादातर कहां पर फैला हुआ है, पाकिस्तान में। गंगा का मैदान भारत एवं जो बांग्लादेश है वहां पर कौन सा मैदान है, गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान का विस्तार है वो ज्यादातर कहां पर हुआ है, भारत एवं बांग्लादेश में हुआ है। और सिंधु का जो मैदान है उसका ज्यादातर विस्तार है वो कहां पर हुआ है, पाकिस्तान में। अगर हम देखें तो यह मैदान है वो विस्तृत है, यानी विशाल मैदान है। ये किस प्रकार का मैदान है, विशाल। तो यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। सिंधु गंगा के मैदान का संपूर्ण विस्तार हम देखें, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिंधु गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ है उसको मिलाकर के देखें, यानी संयुक्त रूप से अगर हम इसको देखें तो यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ निक्षेपित मैदान है। यानी सबसे ज्यादा विस्तार इस मैदान का हुआ है, और 3 देशों में इसका विस्तार हुआ है, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में। तो इस कारण के विश्व का सबसे बड़ा मैदान हुआ है। अब इस मैदान में क्या है, इसी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सभ्यता जिसको किस नाम से, आर्य सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र में हुआ है। तो ये जो पूरा मैदान सिंधु गंगा का मैदान है जिसमें सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, इसके अतिरिक्त जो भारतीय सभ्यता जिसको आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है, आर्य सभ्यता जिसको कह सकते हैं, का विकास भी इसी मैदान में हुआ। और ये विश्व के
जो सबसे उर्वर मैदान है उनमें से एक है। विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में। इसके अतिरिक्त विश्व के सर्वाधिक सघन बसे मैदानों में से एक है। तो यहां पर क्या है, विश्व की जो सर्वाधिक सघनतम जनसंख्या हम देख सकते हैं, इसी मैदान में विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या भी पाई जाती है, विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। इसके अतिरिक्त विश्व का जो गहन कृषि का स्वरूप है उसका भी सर्वाधिक विकास इसी क्षेत्र में हुआ है। यानी विश्व की जो गहन कृषि, जनसंख्या ज़्यादा है तो कैसी होगी, गहन कृषि होगी, तो गहन कृषि का विकास भी हुआ है। तो इस मैदान का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। कौन सी नदियों के द्वारा, सिंधु, गंगा एवं उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में ला करके जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है। इसके कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मैदान है उसका निर्माण हुआ। ये पूरा क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय भारत को हम छोड़ दें तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसमें किसमें आता है, सिंधु एवं गंगा का मैदान। भारत में गंगा का मैदान ज़्यादा विस्तृत हुआ है और पाकिस्तान में सिंधु नदी का मैदान है वो ज़्यादा विकसित हुआ है। अब नेक्स्ट जो मैदान आता है नंबर 3, इरावदी नदी। इरावदी नदी का मैदान। इरावदी नदी का जो मैदान है उसका विस्तार कहां पर हुआ है, इरावदी नदी के मैदान का विस्तार हुआ है ब्रह्मा यानी म्यांमार में। म्यांमार वाला जो क्षेत्र यानी भारत से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां पर म्यांमार में इरावदी नदी का मैदान पाया जाता है। तो इरावदी नदी कहां पर बहती है, म्यांमार में बहती है। म्यांमार में इरावदी नदी का मैदान है और जिसका विस्तार से, जैसे भारत ये उपमहाद्वीप वाला जो मैदान था, सिंधु गंगा का मैदान था, उसका विस्तार कहाँ था, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। सिंधु के हिसाब से देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ था। इरावदी नदी का जो मैदान है यह उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। इरावदी नदी के मैदान का विस्तार कहाँ हुआ है, उत्तर से दक्षिण। किस देश में हुआ है, म्यांमार में। यानी ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में इरावदी नदी के जो मैदान है उसका विस्तार हुआ है। सभी मैदानों की भांति ये भी क्या है, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है उसी से इसका निर्माण हुआ है। कौन सी मिट्टी से, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। चावल की कृषि इस क्षेत्र में ज्यादा की जाती है। इसके अलावा जो म्यांमार की सर्वाधिक जनसंख्या है वो इसी क्षेत्र में निवास करती है। इसको म्यांमार या बर्मा भी इसको कहा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण इस मैदान का विस्तार हुआ है और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, नदियों के द्वारा जो मिट्टी अपर्दन के माध्यम से लाई जाती है और जिसका निक्षेपण किया जाता है उसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से ज़्यादा से जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। वह जो कि प्राचीन, नूतन, खादर बांगर दो प्रकार की होती है। और सर्वाधिक जनसंख्या यानी म्यांमार का सर्वाधिक सघन बसा हुआ क्षेत्र देखें तो ये कौन सा है, इरावदी नदी का मैदान है। जैसा हमने 3 जो मैदानों के बारे में पढ़ा, इससे एक बात यह स्पष्ट होती है कि विश्व की जो सर्वाधिक सघनतम जनसंख्या है वो लगभग कहाँ पर पाई जाती है, नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र में। क्योंकि नदी निर्मित मैदानी क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, समतल भूमि है, तो विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार आसानी से किया जा सकता है। और विशेषतः जिन देशों का जो प्रमुख कार्य, जिन देशों में यानी प्रधान जो व्यवसाय है वो कृषि होता है, वहाँ पर मैदानी भागों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। अब इसके बाद आता है मिनाम नदी का मैदान। मिनाम नदी नंबर 4
मिनाम नदी का मिनाम नदी का मैदान या मिनाम का मैदान इसको कहा जा सकता है। अब मिनाम नदी के मैदान का विस्तार कहां पर हुआ है? इसका विस्तार हुआ है थाईलैंड में। थाईलैंड जो है उस क्षेत्र में मिनाम नदी के मैदान का विस्तार हुआ है। अब अन्य नदियों के मैदानों की भांति इस मैदान का निर्माण भी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है और ये मैदान क्या है? मिनाम नदी के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पदार्थों से बना हुआ है। तो ये वाला क्षेत्र जो है वहां पर मिनाम नदी के मैदान का विस्तार कहां हुआ है? थाईलैंड में। मिनाम द्वारा निक्षेपित जलोढ़, तो ये भी जलोढ़ निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान किस मिट्टी से बने होंगे? जलोढ़। इसका विस्तार क्या उत्तर से दक्षिण हुआ है? जो जिसका विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ है, यानी ये भी क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। और यहां पर मुख्य विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण। मुख्य फसल यहां की कौन सी है? चावल एवं बागाती कृषि, यानी चावल बोया जाता है। इसके अलावा बागाती कृषि की जाती है, जिसमें क्या है? विभिन्न फलदार पौधों की भी कृषि की जाती है। इसके अलावा थाईलैंड जो है वो रबड़ की कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी प्राकृतिक रबड़ की जो खेती है वो भी थाईलैंड में की जाती है। और जैसा कि हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में जानते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है वह क्या है? एक सघन बसा हुआ प्रदेश है। यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? सघन। जैसे भारत भी सघन बसा हुआ क्षेत्र है, चीन भी सघन बसा हुआ क्षेत्र है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया है वो सघन बसा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या है उसका कार्य जो व्यवसाय मुख्य क्या है? कृषि है। तो इसी प्रकार ये जो मैदान है, यानी थाईलैंड वाला जो मैदान है, इसमें भी क्या है? सघन जनसंख्या पाई जाती है और उनका मुख्य व्यवसाय भी क्या है? कृषि। चावल की कृषि यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा बागाती कृषि का भी यह मुख्य क्षेत्र है। तो ये नंबर 4 हो गया मिनाम नदी का मैदान। इसके बाद आता है मिकांग नदी का मैदान। चीन का जो प्रायद्वीपीय भाग है, मिकांग नदी या मिकांग का मैदान, मिकांग का मैदान, ये जो प्रायद्वीपीय भाग है यहां पर कौन सा मैदान फैला हुआ है? मिकांग का। चीन के प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप में, तो इसका विस्तार कहाँ है? चीन का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इस मैदान को हिंद चीन के प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्या है? अन्य मैदानों की भांति जलोढ़ मिट्टी से निर्मित अत्यंत उपजाऊ मैदान है। यहाँ भी सघन जनसंख्या निवास करती है और इसका विस्तार क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर हुआ है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर इस मैदान का विस्तार हुआ है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर चीन के प्रायद्वीपीय भाग में मिकांग नदी के मैदान का विस्तार हुआ है। यह भी सघन बसा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है? जो कृषि की जाती है उसमें मुख्यतः कौन सी कृषि है? चावल की कृषि। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया की कृषि की एक विशेषता है कि मुख्य फसल क्या है? चावल। तो यहाँ पर
चावल की कृषि की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर चाय की कृषि भी की जाती है। चीन के प्रायद्वीपीय जो भाग हैं उसमें चावल की कृषि के साथ साथ चाय की कृषि भी की जाती है और चाय का उत्पादन चीन में सर्वाधिक होता है। तो चीन चावल में भी अग्रणी है, चाय की कृषि में भी अग्रणी है। और जो चीन का प्रायद्वीपीय भाग है उसमें मिकांग नदी का मैदान फैला हुआ है। मिकांग नदी का जो मैदान है उसका विस्तार प्रायद्वीपीय भाग में, और यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार हुआ है। पूर्व से पश्चिम की ओर एक पट्टी के रूप में यह फैला हुआ है और यहाँ पर चावल एवं चाय की कृषि की जाती है। इसके अलावा आता है सीक्यांग का मैदान, ये भी चीन का है। सीक्यांग का मैदान इन मैदानों के बारे में क्या, जब हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन करेंगे, ये तो एक पूरे एशिया का प्रादेशिक अध्ययन है जिसमें प्रत्येक जो मैदान है या प्रत्येक नदी, जो प्रत्येक पठारी प्रदेश है उसके बारे में अत्यधिक विस्तार से न बता करके उसकी सामान्य जानकारियां हमें पढ़नी है। लेकिन जैसे ही हम चीन या जापान या किसी और देश का प्रादेशिक जो भूगोल है या उसके प्रादेशिक संरचना के बारे में, प्रादेशिक विस्तार के बारे में जब हम उसको पढ़ेंगे तब इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा। जैसे सीक्यांग का मैदान है तो अभी इसकी हम क्या है सामान्य जानकारियां पढ़ने, कौन से देश में स्थित है और कहां से कहां तक इनका विस्तार हुआ है। तो सीक्यांग का मैदान है वह भी कहां पर फैला हुआ है, ये भी हिंद चीन का जो प्रायद्वीप है और उसके क्या है पूर्व की ओर अगर हम चले जाएं तो वहां पर ये फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में क्या है सीक्यांग नदी का मैदान फैला हुआ है। अब सीक्यांग नदी है वो यांगती सीक्यांग जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, उस नदी के मैदान के दक्षिणी भाग में इस मैदान का क्या हुआ है विस्तार हुआ है। और यह भी क्या है जो नदी है वो प्रशांत महासागर में आकर के गिरती है। सीक्यांग नदी है वो कहां पर गिरती है, प्रशांत महासागर। मैदान है वो पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है, प्रशांत महासागर में आकर के यह नदी गिरती है। उसी प्रकार यह भी अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। चावल की कृषि यहाँ की मुख्य विशेषता है। इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या है वो निवास करती है। यह जो मैदान है वो क्या है एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है, यानी ये किस प्रकार का मैदान है, संकरा मैदान है। संकरा मैदान, तो ये हो गया सीक्यांग नदी का मैदान जो कि यांगटी सीक्यांग नदी का जो मैदान है उसके दक्षिणी दिशा में फैला हुआ है। इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कौन सी नदी का मैदान फैला हुआ है, यांगटी सीक्यांग का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला जो मैदान है वो है यांगटी सीक्यांग का मैदान। यांगटी सीक्यांग नदी जो है वह क्या है विश्व की सबसे लंबी नदी है, सॉरी एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। यांगटी सीक्यांग का मैदान चीन का जो पूर्वी भाग है उस क्षेत्र में इस मैदान का विस्तार हुआ है। यानी चीन के जो दक्षिणी भाग में सीक्यांग नदी का मैदान है और जो मध्य चीन जो लगभग है यानी पूर्वी मध्य चीन जो है उसके अंदर क्या हुआ है मुख्यतः माने मध्य चीन में यांगटी सीक्यांग का जो मैदान है वो चीन के मध्य भाग में विस्तृत है। और इसका निर्माण जो है वह क्या है यांगटी सीक्यांग और उसकी जो छोटी छोटी अन्य सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप हुआ है उससे इसका निर्माण हुआ है। अब इसका जो पूर्वी भाग है वह विस्तृत है और उपजाऊ है। ये जो भाग है इस नदी का यांगटी सीक्यांग का जो मैदान है उसका जो पूर्वी भाग है वह क्या है अत्यधिक
उपजाऊ। इसी कारण यहाँ यह क्या है, यह चीन का सर्वाधिक घना बसा हुआ मैदान। तो सघनतम जनसंख्या जो है चीन की, वो यांगटी सिकियांग का जो मैदान है उसके पूर्वी भाग में निवास करती है। यह अन्य मैदानों की तुलना में विस्तृत है। जो सिकियांग और मिकियांग जो नदी के मैदान है वो क्या है, इसकी तुलना में छोटे हैं। ये क्या है, विस्तृत है, अत्यधिक उपजाऊ है। तो ये चीन का क्या है, सर्वाधिक घना बसा हुआ मैदान होने के साथ साथ चीन का जो सर्वाधिक जनसंख्या सैकेंद्रण वाला क्षेत्र है वो भी कौन सा है, यांगटी सिकियांग का मैदान है। इसके बाद आता है हांग हो का मैदान। ये भी चीन में स्थित है। हांग हो नदी, जिसका नाम आपने चीन के शोक के रूप में सुना, यानी चीन का शोक भी इसको कहा जाता है। हुआंगहो का मैदान, इसको पीत नदी या चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या कहाँ पर स्थित है, चीन के उत्तरी भाग में। चीन का जो उत्तरी भाग है इस क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। चीन के उत्तरी भाग में जो मैदान है वो हांगहो का मैदान है। और इसमें भी क्या है, हांगहो तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं वो निर्माण करती हैं इस मैदान का। चीन में एक बालू रेत से निर्मित जो प्रदेश है जिसको क्या लोयस प्रदेश कहा जाता है। लोयस प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उनको बहा करके हांगहो और उसकी सहायक नदियों ने यहां जमा किया है और इस मैदान का निर्माण किया है, जिसका रंग क्या है, पीला। जैसे कि इसको क्या कहा जाता है, पीत नदी, क्योंकि लोयस प्रदेश की मिट्टियों का क्या करती है, ये अपर्दन करती है, जिसके कारण इसके जल का रंग कैसा हो जाता है, पीला। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग कैसा है, हांगहो के मैदान की मिट्टी का रंग कैसा है, पीला। और ये मिट्टियां कहाँ से लाई गई हैं, चीन का जो लोयस प्रदेश है उससे ला करके लाई गई हैं। इसलिए इसको क्या है, चीन का विशाल पीला मैदान भी इस मैदान को कहा जाता है। चीन का विशाल पीला मैदान। तो चीन का विशाल पीला मैदान कौन सी नदी के मैदान को कहा जाता है, हांगहो नदी के जो मैदान है उसको कहा जाता है। अब यह नदी जो है वो बार बार अपने मार्ग बदलती रहती है। नदी है वो कौन सी, हांगहो है, वो अपने मार्गों को बदलने के लिए कुख्यात है। बार बार अपने मार्ग बदलने के कारण इससे क्या है, बार बार बाढ़ आती है और इस मैदान का जो ढाल है वो बदलता रहता है। अब बार बार मैदान बदलने के मार्ग बदलने के कारण क्या है, बाढ़ ज़्यादा आती है, जिससे क्या है, भारी नुकसान होता है। इसलिए इसको चीन का शोक भी इस नदी को कहा जाता है। लेकिन मार्ग बदलने के बावजूद भी क्या है, यह जो मैदान है वो अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि जो हांगहो है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा यहाँ पर क्या है, बड़ी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। तो इस क्षेत्र में भी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो ये थी एशिया महाद्वीप की कुछ जो नदियां हैं उनके मैदानों के बारे में सामान्य जानकारियां। अब आगे हम जो इसका पठारी प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।